ठीक है, आप लोग बोलिए नमः संस्कृताय। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। क्योंकि कल हमने जो है स्थूल बातें हम संधियों के बारे में बता दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके? दीर्घ संधि के बारे में। ठीक, अच्छा बताइए दीर्घ माने क्या होता है? बताओ। हाँ, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने बड़ा। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें बड़ा बनाना है। क्या? छोटा नहीं बनाना कुछ भी। क्या बनाना है? अरे किताब में महाराज देखो और कुछ समझो तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ये इसका शरीर तो है क्लास में, पर मन कहीं और विचलित हो रहा है। क्या हो दीपक? अरे क्लास में रहो, शरीर से भी रहो क्लास में और मन से भी रहो। ठीक है, क्या बता रहा था मैं कि दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा बनाना है। और बड़ा क्या बनाना है? खाना नहीं बनाना बड़ा। आपको वर्ण बनाने बड़े। कौन कौन से वर्ण होते हैं बड़े? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और ली हमेशा छोटी। यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, चार वर्णों के उदाहरण आपको बड़े में मिलेंगे। और ला का उदाहरण बहुत कम नहीं मिलता है। ला का उदाहरण आपके सामने नहीं आएगा। तो री तक के आएंगे। क्या तक के आएंगे? री तक के। तो अगर हम पूछे कि परिभाषा क्या होती है किसके? दीर्घ संधि की। किसके? दीर्घ संधि की। तुमने किताब में देखो, ठीक है, और ध्यान लगाओ क्या पढ़ रहा हूं। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है? मैंने कल बताया था आपको कि संस्कृत में लिखा है यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, ये दिया है, यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद कोई अच हो। अच मतलब कोई स्वर। अच मतलब कोई स्वर। लेकिन कंडीशन ये है, पहले परिभाषा देखते हैं। कह रहा है अक प्रत्याहार से परे सवर्ण अच हो तो पूर्व एवं पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या है, कोई अच कैसे आएगा? कोई ऐसा नहीं आएगा। इसमें नियम होता है आ के बाद आ ही आना चाहिए, या ई के बाद ई ही आना चाहिए, या ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए, या री के बाद री ही आना चाहिए। तब आपका दीर्घ संधि होगा। ये तो है। यानी परिभाषा इस प्रकार से होनी चाहिए, यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? अक प्रत्याहार में आपको बताया था मैंने, अक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण हैं? आ है, ठीक है, और आ है छोटा और बड़ा आ। ठीक, समझ गए? ई का मतलब छोटी ई और बड़ी। ठीक, ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री का मतलब छोटी री और बड़ी री। ठीक, और ली हमेशा छोटा होता। अगर इसका उदाहरण मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। वह कह रहा अक प्रत्याहार वर्ण के बाद पुनः अक प्रत्याहार कोई वर्ण आ जाए तब, या कोई स्वर आ जाए तब, तो क्रम से, अच्छा देख लीजिए एक बार इसको। अक के बाद फिर पुनः अकार आया है। अब देखिए ऐसे इस प्रकार से बनता है, छोटा आया बड़ा आ, छोटी इया छोटा उया बड़ा उ, और छोटी रिया एक रिये और एक री एवं कर दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये अक के बाद अक, इक के बाद, ठीक है, अक के बाद अक, यानी आ के बाद आ, और ई के बाद ई, और ऊ के बाद ऊ, और ई के बाद ई। लेकिन एक चीज समझिएगा कि अगर अक के बाद अक कह दिया जाए, कह रहा है किताब में, तो यह मत समझिएगा कि आ के बाद ई आ जाएगा, कदापि नहीं आएगा। या आ के बाद ऊ आ जाएगा, कदापि नहीं आएगा। अगर आ के बाद ई कर रहे हैं तो आपकी दूसरी संधि हो जाएगी।
कुल मिलाकर के कि उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर ही संधि आपकी होगी। इसके आधार पर उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर ही आपकी संधि होगी। यानी कह रहा कि अगर आ का देखिए उच्चारण स्थान कौन सा है, छोटा या बड़ा का, कौन सा है, कंठ है, कौन सा है, ठीक। हिंदी में अभी नहीं दिया गया, संस्कृत में पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए मैं क्या 2 क्लास आपकी मैं एक्स्ट्रा लूंगा वर्ण का। एक तो आपको महर्षि सूत्र पढ़ाऊंगा, दूसरा प्रत्याहार, तीसरा उच्चारण स्थान, ठीक है। इसके बिना संस्कृत अधूरी रहती है, ठीक। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। उसके बाद देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और बड़ा का भी कंठ है, लेकिन ई का क्या है, तालु है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस आ के बाद ई नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या दीर्घ बना रहे हैं। देखिए अगर अच्छे बताइए, अगर आपके पास मैं पहले अगर आपको एक पेन दूं, ठीक, उसके बाद फिर एक पेन दे दूं आपको, तो कितने पेन हो गए आपके, बड़े बन गए, ज्यादा हो गए। लेकिन वही अगर मैं आपको एक पेन दूं और उसके बाद एक पुस्तक दूं, तो पेन तो दोगुना हो ही नहीं, बड़े ही नहीं, एक आपको पुस्तक दे देगा, एक पेन दे दिएगा, अलग अलग हो नहीं होगा। इसी तरह कहना है कि हमको बड़ा बनाना है, बड़े बनाने के लिए हम एक समुदाय के एक उच्चारण स्थान के हम वर्ण लेंगे। अगर हम दूसरे उच्चारण स्थान के वर्ण लेंगे तो हमारी दीर्घ संधि गलत हो जाएगी। इसलिए एक समुदाय के और एक उच्चारण स्थान के आधार पर ही संधि दीर्घ होगी। अगर पहले पद का अंतिम वर्ण कोई कंठ है तो दूसरे पद का अंतिम वर्ण भी कोई कंठ वाला होगा, जिसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई तालु वाला है तो द्वितीय पद का अंतिम वर्ण कोई क्या होगा, तालु ही वाला होगा। तब दोनों मिलकर के दुगनी आवाज करेंगे। दुगनी मतलब बड़ा, है ना। अगर आप आ के बाद ई कर दोगे तो इसका उच्चारण स्थान अलग है और इसका उच्चारण स्थान अलग है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं बनेगी, यहाँ पर कोई दूसरी संधि बन जाएगी। उसका नियम हम अगले वाले संधियों में अगले वाले क्लास में हम आपको देंगे। समझ गए, इतना समझा आप लोगों ने कि